हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बीकॉम ऑनर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को कंपनसेशन मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर पढ़ाने आया हूं। बेसिकली कंपनसेशन मैनेजमेंट का पहले लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जो दे रखा है उसका पहला लेक्चर देख सकते हैं और इसका नोट्स का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस सारे के सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर और उन नोट्स को पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। ये बीकॉम ऑनर्स 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जो कि बीकॉम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन ये दूसरे सेमेस्टर के अंदर आता है बीकॉम के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये सब्जेक्ट, और ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ साथ आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन नोट्स पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं लिंक पे। अब हम बात करेंगे जो ये सेकंड लेक्चर है, इसमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंपनसेशन पॉलिसीज़ के बारे में। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो कंपनसेशन पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये इसके बारे में बता रहा है। कंपनसेशन इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 1 कंपनसेशन। इसका हम सेकंड लेक्चर कवर कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंपनसेशन पॉलिसी। मैं आपको बता दूं कंपनसेशन पॉलिसीज़ का मतलब क्या होता है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है, कंपनसेशन पॉलिसीज़ का मतलब ये होता है कि कितने एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी मिलेगी, एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी मिलेगी और लेबर को कितनी वेजेस मिलेगी। तो वो उस क्राइटेरिया को कहते हैं कंपनसेशन पॉलिसीज़। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं वेज डिटर्मिनेशन, दूसरा है एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन। मैं फिर बता दूं, वेज डिटर्मिनेशन और दूसरा है एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन। कंपनसेशन पॉलिसीज़ को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंपनसेशन पॉलिसीज़ के बारे में। पहला है एक्सटर्नल फैक्टर। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी मदद से एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलेगी वो इन्फ्लुएंस होते हैं। मैं आपको बता दूं इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, मगर 2 फैक्टर के अंदर कई सारे पार्ट हैं। पहला है एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर के नाम से ये मत समझिएगा कि काफ़ी छोटा टॉपिक होगा, थोड़ा सा बड़ा है, मगर आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। इसमें सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर कई सारे पार्ट्स हैं। पहला है गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है कि कितने लेबर को कितनी वेजेस मिलेगी और कितने एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी मिलेगी। जिसके अंदर बता रहा है, मैं आपको बता दूं, कह रहा है कंप्लाइंस विद द लॉ ऑफ लैंड। कंप्लाइंस विद द लॉ ऑफ लैंड का मतलब कि एक गवर्नमेंट ने कानून बना रखा है। लॉ का मतलब कानून, जिसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को वेजेस मिलेगी, सैलरी मिलेगी, रेम्यूनरेशन मिलेगी और लेबर को वेजेस मिलेगी। ये इसका मतलब है। और दूसरा कह रहा है, मैं इसको पॉइंट समझा देता हूँ। गवर्नमेंट कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री मेक सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग वेजेस टू बी पेड टू एम्प्लॉयज़। कह रहा है हर कंट्री के अंदर एम्प्लॉय एक रूल बनाती है कि कितने लेबर को कितनी वेजेस मिलेगी और किस ग्रेड की एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलेगी। ये एक रूल बनाती है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो। प्राइवेट कंपनी के अंदर भी ये रूल होता है कि उनको इससे कम लेवल के एम्प्लॉय को वो ये सैलरी नहीं दे सकते। मतलब अगर वो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय मैनेजर है तो उस इससे नीचे ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते। इतनी सैलरी तो मैंडेटरी है, और ये इस सैलरी को चेंज करते रहते हैं इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग। मतलब कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन रेट जितना भी होगा, महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही सैलरी का जो क्राइटेरिया है वो चेंज होता रहता है। यही इसके अंदर बता रखा है। अलग अलग रूल्स बनाए गए, ये रूल्स बहुत पुराने हैं। सबसे पहला जो रूल बना था वो बना था 1936 में। कब बना था? 1936 में, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। दूसरा बना था मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में। और कुछ और एक्ट भी बने थे लेबर वेजेस एक्ट से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें बताया गया था कि कितने एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी मिलेगी और कितने लेबर को कितनी वेजेस मिलेगी। और ये चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है कि एम्प्लॉयज़ को क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, एक्सटर्नल फैक्टर का पार्ट है ये। नेक्स्ट है प्रीवेलिंग वेज रेट। प्रीवेलिंग वेज रेट का मतलब सिंपली मतलब ये होता है कि इंडस्ट्रियल मार्केट के अंदर मतलब कि कई सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं एक कंट्री के अंदर। वो इंडस्ट्रीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को कितना ज़्यादा रेम्यूनरेशन दे रहे हैं और अपने लेबर को कितना ज़्यादा वेजेस दे रहे हैं, ये कहलाता है इंडस्ट्रियल मार्केट का एक वेजेस क्राइटेरिया। क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल मार्केट का वेजेस क्राइटेरिया। मतलब वो एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देते हैं और लेबर को कितनी वेजेस देते हैं, ये इसके अंदर बता रखा है। और ये डिपेंड करता है कि अगर एक इंडस्ट्री किसी एम्प्लॉय को 1000 रुपये देती है और दूसरी इंडस्ट्री 500 रुपये देगी, तो पहली वाली इंडस्ट्री सोचेगी यार ये तो अपने एम्प्लॉय को कम सैलरी देते हैं, तो इससे मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी कम सैलरी दूंगा, जिससे कि उनका बेनिफिट ज़्यादा होगा, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। मगर अल्टीमेटली इससे एम्प्लॉयज़ का नुकसान होगा, उनको कम सैलरी मिलेगी और उनकी फैमिली जो उनसे पूरी तरह डिपेंडेंट है उन पे, उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा। और उसके साथ साथ एम्प्लॉय क्या करेगा, जॉब छोड़ देगा और दूसरी जगह जॉब ढूंढने चला जाएगा।
तो अल्टीमेटली ये जो है एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें कंपनी को भी नुकसान होगा। ठीक है, ये इसके अंदर बता रहा है। तीसरा पॉइंट है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। अगर कंट्री के अंदर लेबर की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेबर अवेलेबल होंगे किसी एक काम को करने के लिए, तो उस लेबर को वेजेस मिलने जितनी वेजेस मिलेंगे वो कम हो जाएंगे। वो कहेंगे कि जो कम से कम रेट पे काम करने को तैयार होगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे पैसे देने के लिए। अगर कम लेबर अवेलेबल होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस देने के लिए तैयार होगी कंपनी। मतलब अगर किसी काम को करने के लिए 2 या 3 बंदे हैं, जबकि करने की ज़रूरत कितने लोगों की है, 10 लोगों की है, तो कंपनी का कहेगी कि हम लेबर को ज़्यादा वेजेस देंगे, आप आइए और काम करिए। सो इससे क्या कंपनी इन्फ्लुएंस करना चाहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिलेगी। ये डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर का खेल है, जिसमें बेसिकली अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो लेबर की वेजेस कम हो जाएगी, सॉरी, अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो बेसिकली लेबर की वेजेस कम हो जाएगी, और डिमांड ज़्यादा होगी तो लेबर की वेजेस बढ़ जाएगी। ये इसका मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब बेसिकली बता रहा है कि कंपनी के अंदर जो उन्होंने रूल्स बनाए होते हैं ना, ये जनरल प्राइस लेवल या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ को वेजेस या सैलरी मिलती है। नेक्स्ट है लेबर यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। लेबर यूनियन और कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब सिंपली ये होता है कि कंपनी के अंदर लेबर की एक यूनियन बनी होती है। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि लेबर की यूनियन बनी होती है जो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, और कई बार एम्प्लॉयज़ की यूनियन होती है जो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। अब वो क्यों जाते हैं? अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, ताकि वो अपनी डिमांड्स को फुलफिल कर पाए। यही इसके अंदर बता रहा है कि ऑर्गेनाइज लेबर गेट हायर वेजेस देन ऑर्गेनाइज वेजेस। मतलब ऑर्गेनाइज लेबर को ज़्यादा वेजेस मिलती है ऑर्गेनाइज वेजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब अगर एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो अपने किसके पास जाएंगे? लेबर यूनियन हेड के पास जाएंगे, लेबर यूनियन इंचार्ज के पास जाएंगे। और अगर किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम आएगी तो अपने एम्प्लॉय इंचार्ज के पास जाएंगे, जिससे कि वो मैनेजमेंट या डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम कन्वे कर देगा, और उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं ना हो एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो वो कैसे अपनी प्रॉब्लम मैनेजमेंट तक पहुँचाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी मदद से अगर एम्प्लॉयज़ अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे तो उनको सैलरी कम मिलेगी, और ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अभी कह रहे हैं इंटरनल फैक्टर। मैंने आपको एक्सटर्नल फैक्टर बताए कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे इन्फ्लुएंस होके कंपनी के अंदर सैलरी दी जाती है। अब इंटरनल फैक्टर है जिससे कंपनी के अंदर के क्या क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से कंपनी सैलरी चेंज करती है, क्राइटेरिया चेंज करती है। पहला कैपेसिटी टू पे, मतलब कंपनी के अंदर कैपेसिटी ही नहीं है कि लोगों को वो पैसा दे पाए। अगर वो कंपनी पैसे देने की हालत में इतना नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस दे पाए या सैलरी दे पाए, सो उससे क्या होगा, वो कम वेजेस या कम सैलरी देगी, जिससे एम्प्लॉयज़ कम अट्रैक्ट होंगे कंपनी की तरफ, कम से कम लोग आएंगे कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा है टॉप मैनेजमेंट पोजीशन। अब कह रहा है टॉप मैनेजमेंट पोजीशन की क्या माइंडसेट है, उनका क्या माइंडसेट है कंपनी के अंदर, उनकी क्या फ़िलॉसफीज़ हैं, क्या एटीट्यूड है एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने से रिलेटेड। मतलब वो चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं और एम्प्लॉयज़ को कम से कम सैलरी दें, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का नुकसान होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। मतलब अगर कंपनी के अंदर ही एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करके दिखा दें, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके दिखा दें कम टाइम पीरियड के अंदर, जिससे कंपनी को फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होने के बाद कंपनी क्या करेगी, एम्प्लॉयज़ को थोड़ी सैलरी ज़्यादा देगी और लेबर को थोड़ी सैलरी ज़्यादा देगी, वेजेस ज़्यादा देगी। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा होगा। सो प्रोडक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है क्या, लेबर का वेज रेट। ठीक है, नेक्स्ट है जॉब रिक्वायरमेंट। जॉब रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी को ज़रूरत ही कितनी है जॉब की, मतलब वो कितने लोगों को बुलाना चाहती है, कितने लोगों को नहीं, यही इसके अंदर बता रहा है। और दूसरा कि एम्प्लॉयज़ की क्वालिफ़िकेशन कितनी है। अगर किसी काम करने के लिए, किसी भी पोस्ट पे काम करने के लिए एम्प्लॉय की क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है और किसी एम्प्लॉय के पास ना हो, सो वो उसे कम लेवल वाली पोस्ट देंगे, मतलब उससे कम लेवल वाली पोस्ट देंगे, ताकि एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई रहें कि इस पे डिग्री नहीं थी, इस पे क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, इसलिए इसे कम पोस्ट मिली, कम लेवल की पोस्ट मिली। यही सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं वेजेस के वेज रेट को, लेबर के वेज रेट को, वेज डिटर्मिनेशन या फिर एम्प्लॉय रेम्युनरेशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब एक और पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन लेवल एट विच पे डिसीजन आर पेड। अब कह रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे
पे डिसीजन लिए जाते हैं। मतलब अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसीजन लेगा तो वो सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोचेगा, या फिर अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ लोअर लेवल मैनेजमेंट भी डिसीजन लेगा सो वो क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइज तरीके से पैसा देंगे। मतलब ये ना हो कि उनको ज़्यादा पैसा दे देंगे, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि वो कम पैसे देंगे, एक लिमिटेड वे में देंगे इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग। ये बता रहा है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, और इस लेक्चर में कोई कमी लगी हो, कोई डाउट लगा हो, आपको कोई चीज़ पसंद ना आई हो तो वो भी कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई भी मैं आपको ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट कह रहा है एम्प्लॉय रिलेटेड फैक्टर। बेसिकली एम्प्लॉय रिलेटेड फैक्टर का मतलब कि कौन कौन से फैक्टर हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड जिससे उनको सैलरी मिलती है। मतलब उन्हीं में क्या, उनके अंदर क्या पॉइंट्स है, उनके अंदर क्या खामियां हैं, क्या गलतियां हैं, या फिर क्या पॉजिटिव थिंग्स हैं जिसकी वजह से उनको सैलरी ज़्यादा कम मिलेगी। पहला परफॉर्मेंस अगर अच्छी करेंगे तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी। दूसरा है सीनियरिटी। अगर वो थोड़ी बुजुर्ग एम्प्लॉयज़ हैं, बड़े एम्प्लॉयज़ हैं, ज़्यादा एज के, तो उनको थोड़ी सैलरी ज़्यादा मिल जाएगी क्योंकि उनके ऊपर उनकी फैमिली का बर्डन होता है, फैमिली का एक डिपेंडेंस होती है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको सैलरी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। और क्या कह रहा है, पोटेंशियल कितना उनके अंदर, कितना क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं, कितना इनोवेशन करते हैं कंपनी के अंदर, को पोटेंशियल कितना है ये भी डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिए कि वेज डिटर्मिनेशन या एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन या फिर कंपनसेशन पॉलिसी, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट थे जिसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने आपको समझा दिया। मतलब सैलरी को, वेजेस को या लेबर को कितनी वेजेस या सैलरी मिलेगी ये किस पे डिपेंड करता है, किन किन पॉइंट्स से डिपेंड करता है। वो 2 पॉइंट थे, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। मैंने आपको दोनों समझा दिए। अब कह रहा है क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव कंपनसेशन प्रोग्राम। अब कौन कौन से क्राइटेरिया हैं इफेक्टिव कंपनसेशन प्रोग्राम की। तो पहला है इक्विटेबल। मतलब सबसे पहले बता देता हूँ इफेक्टिव कंपनसेशन प्रोग्राम होता क्या है। कंपनसेशन प्रोग्राम मतलब सबसे पहले जब एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लिया जाता है, उनको सेलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद उनसे बातचीत करते हैं कि उनको कितना पैसा दिया जाएगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना वेजेस मिलेगा लेबर को या एम्प्लॉय को, कितनी सैलरी मिलेगी। सो ये एक कंपनसेशन प्रोग्राम कहलाता है। और जब इसे इफेक्टिवली तरीके से करते हैं ना, कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अट्रैक्ट हों कंपनी के लिए, पीपल अट्रैक्ट हों कंपनी के लिए, और उनको बेनिफिट भी दिया जाए, थोड़ा थोड़ा मोटिवेट भी किया जाए, उसे कहते हैं इफेक्टिव कंपनसेशन प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो है इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब है कि ईच पर्सन शुड पे फेयरली इन लाइन विद हिज और हर एफर्ट एबिलिटी। इसमें कह रहा है कि हर एक पर्सन को उसकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग सैलरी या वेजेस देनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कोई पर्सन किसी एम्प्लॉयर का, किसी कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव का रिलेटिव हो, इस बेसिस पे उसको ज़्यादा सैलरी मिले। ऐसा ना हो, वो उसके अंदर उसका टैलेंट देखा जाए, उसकी क्वालिटीज़ देखा जाए। नेक्स्ट कह रहा है बैलेंस्ड। इसमें कह रहा है बैलेंस्ड मतलब सभी एम्प्लॉयज़ और सभी लेबर को बैलेंस तरीके से सैलरी या वेजेस मिले, उनको बैलेंस्ड फॉर्म में मिले। ये ना हो कि किसी एम्प्लॉय को, सेम ग्रेड के एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी मिल जाए या किसी सेम ग्रेड के एम्प्लॉय को कम सैलरी मिल जाए। ठीक है। और उनको रिवॉर्ड पैकेज भी मिलना चाहिए, ये इसके अंदर बता रहा है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब ऐसा ना हो कि कंपनी एक्सपेंस ज़्यादा कर दे, खर्चा ज़्यादा कर दे कंपनी बेकार चीज़ों में। मतलब कोई प्रोग्राम करा रही है तो उसके अंदर वो मैनेज तरीके से काम ना करके वैसे ही खर्च ज़्यादा कर दे और एम्प्लॉय को सैलरी वैली कम दे। इफेक्टिवली तरीके से उसे काम करना होगा। मतलब हर चीज़ का ऑडिट करे, हर चीज़ का हिसाब किताब करे और प्लानिंग के साथ कोई काम करे जिससे कि उनकी कॉस्ट तो कम आए, उसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी एडुकेट मिले, ठीक ठाक मिले, सही मिले, और लेबर को वेजेस भी सही मिले और वो खुश रहें, सिक्योर फील करें। ठीक है, जिसके अंदर बता रहा है। और फोर्थ पॉइंट तो सिक्योर वाला है कि एम्प्लॉय को इतनी सैलरी दें कि वो सिक्योर फील करे। मतलब ऐसा ना हो कि उनको कुछ ज़्यादा ही पैसा दे दें और ऐसा भी ना हो कि उनको कम पैसा दें। लिमिटेड वे में पैसा दें, सिक्योर फील करें, ताकि वो कंपनी के अंदर अपना 100% एफर्ट लगा सके और प्रॉपरली काम करे। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल टू द एम्प्लॉय शुड अंडरस्टैंड द पे सिस्टम। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा, कि एम्प्लॉयज़ को क्या होना चाहिए, एक पे सिस्टम पता होना चाहिए। मतलब कंपनी के अंदर पे सिस्टम क्या है, पेइंग क्राइटेरिया क्या है, एम्प्लॉयज़ को वो चीज़ समझानी चाहिए कि कितने ग्रेड के एम्प्लॉय को कितना पैसा मिलेगा। अगर मैनेजर लेवल का एम्प्लॉय है तो उसको कितना सैलरी देंगे, अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट का एम्प्लॉय है तो उसको कितना सैलरी देंगे। ये एम्प्लॉयज़ को एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहिए जिससे कि वो भी अपना 100% एफर्ट लगाएं प्रमोशन की तरफ। ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है इंसेंटिव प्रोवाइडिंग। इंसेंटिव प्रोवाइडिंग का मतलब उनको वेजेस और सैलरी के साथ साथ कुछ इंसेंटिव भी दिया है, मतलब एजुकेशनल लोन या फिर कंपनी की तरफ से थोड़े थोड़े एडिशनल बेनिफिट भी दिए जाए, उनका एफडी करा दिया जाए उनको बैंक में, जिसमें कंपनी थोड़ा सा अमाउंट दे दे, उनको इंश्योरेंस दे दे, हेल्थ इंश्योरेंस दे दे, मेडिकल बेनिफिट्स दे दे। तो ये इंसेंटिव होते हैं, उनको रिवॉर्ड के तौर पे दिए जाएँ अगर वो अच्छी तरीके से काम करें। बेसिकली ये क्या क्या है, ये इफ़ेक्टिव कंपनसेशन प्रोग्राम का, फिर बोल दूँ इफ़ेक्टिव कंपनसेशन प्रोग्राम का ये एक क्राइटेरिया है। क्या है? क्राइटेरिया है जिससे कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड टैलेंटेड वर्कफोर्स लेबर एम्प्लॉयज़ अट्रैक्ट होंगे और वो कंपनी को ज्वाइन करेंगे। अब नेक्स्ट बात कर रहा है कि कंपनसेशन प्रैक्टिसेस क्या है। सेम वही वाला ऊपर वाला टॉपिक है लेकिन थोड़े दूसरे नाम से है। मैं आपको बता दूं सारे के सारे सेम ही हैं, मगर आप जब अपने एग्ज़ाम में लेके आएंगे आपको इस तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर इन्फ्लुएंस हो जाए कि आपको अच्छी तरीके से आता है और कोई भी कमी ना रहे। अच्छी तरीके से साफ साफ लिखना होगा एग्ज़ाम में, और समझा के भी लिखना होगा और पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखनी होगी। ठीक है, ये ना हो कि पैराग्राफ में लिखो, पॉइंट में लिखना होगा। नेक्स्ट है कंपनसेशन प्रैक्टिसेस। कह रहे अट्रैक्टिंग द टैलेंट। अट्रैक्टिंग द टैलेंट का मतलब कह रहा है बाय ऑफरिंग इसमें बेसिकली यही कह रहा है कि एम्प्लॉयज़ को ना इस तरीके से पैसा दें जैसे कि वो इन्फ्लुएंस हो कंपनी के अंदर ज्वाइन करने के लिए। एक पे पैकेज दें उनको कि अगर आप कंपनी के अंदर 4 साल तक काम करेंगे तो उनको प्रमोशन मिलेगा और उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। अगर वो कंपनी के अंदर 100% एफर्ट लगाएंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ इनोवेटिव करेंगे, तो उनको थोड़ा और रिवॉर्ड मिला जाएगा। तो ये क्या होगा, अट्रैक्टिंग करने का तरीका है एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट है कि उनको लंबे समय तक कैसे टिका के रखें कंपनी के अंदर। ऐसा ना हो कि कहीं दूसरी कंपनी में उनको ज़्यादा पैसा मिले तो वो वहाँ चले जाएँ और हमारी कंपनी को छोड़ दें, जिससे हमारी कंपनी को लॉस होगा, क्योंकि बार बार इंटरव्यू कराने में भी एक्सपेंस होता है भाई। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होगा, जो इंटरव्यू करने वाला है उसका भी टाइम लग रहा है स्पेशल, जो वो कोई किसी और काम को करने में लगा था, और जिस जगह में वो इंटरव्यू करेंगे उस जगह का रेंट लग जाता है। तो बेसिकली ऐसा ना हो कि इंटरव्यू कराने में ज़्यादा खर्चा है। ठीक है, तो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ लंबे तरीके से काम करें और टैलेंटेड वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ कंपनी से जुड़े रहें। सो ये इसके अंदर बता रहा है कि उनको अच्छी सैलरी देना और अच्छे बेनिफिट्स देना, ये एक तरीका है। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉय को कैसा मोटिवेट करें कि वो कंपनी के अंदर लंबे समय तक जुड़े रहे और उसके साथ साथ कुछ इनोवेटिव या क्रिएटिव करें, और मोटिवेट रहें कि अगर वो कंपनी के अंदर अच्छे तरीके से काम करेंगे तो अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, या कोई गलती करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगा। बेसिकली यही एक तरीका है कंपनसेशन प्रैक्टिसेस का। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ वेज डिटर्मिनेशन। ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। जी हाँ, इस कंपनसेशन चैप्टर के तीन वीडियो बनेंगे, 3 लेक्चर बनेंगे। सो दूसरा वीडियो तो ये वाला है और तीसरा वीडियो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगा। पहला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके पहला वीडियो देख सकते हैं। उसके साथ साथ इस नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में मेरे से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अच्छी बात है, आप कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा, और अगर ना पसंद ना लगे सो आप वो भी बता दीजिएगा कमेंट में कैसे क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या आपको डाउट आ रहे हैं, कौन कौन सी तरीके की दिक्कत है। और मैं आपको बता दूँ, चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।